हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। मैं हूं सीए हर्षिता अय्यर और आज के वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। बहुत ही टाइम बाद मार्केट में एक अच्छी रिटेल जायंट का आईपीओ लॉन्च हुआ है। आज के वीडियो में हम इसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे एंड फाइनली इसका पेयर टू पेयर कंपैरिजन करके आई विल टेल यू वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। विशाल मेगा मार्ट एक नॉर्मल रिटेल चेन है। यहाँ पर आपको सारी की सारी डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, आपका छोटा मोटा किराना का सामान, बेसिकली वो सारा सामान जो आपको कोई भी डी मार्ट जैसी दुकान पे मिल जाएगा, आपको विशाल मेगा मार्ट पे मिल जाएगा। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अराउंड 2001 एंड आज की तारीख में इनकी प्रेजेंस 414 सिटीज में है एंड एज ऑफ नाउ इनके 640 स्टोर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। इनका मेन टारगेट मार्केट है मिडिल क्लास टू लोअर मिडिल क्लास, जो एक काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट माना जाता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एफएमसीजी। इनका मेन प्रेजेंस है इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। इनकी फिलॉसफी है टू मेक एस्पिरेशंस अफोर्डेबल, यानी जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है, इन्हें ये हाई क्वालिटी गुड्स डिलीवर करना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये एक बहुत ही अच्छा मार्केट सेगमेंट है बिकॉज आज की तारीख में बिकॉज ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन जो मिडिल क्लास की डिमांड्स हैं और जो अपर क्लास की डिमांड्स है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। सो इट इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। चलिए अब इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह आईपीओ खुलने वाला है ऑन 11th ऑफ दिसंबर। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज गोइंग टू बी 13th ऑफ दिसंबर। आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा 16 दिसंबर तक और ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 18 ऑफ दिसंबर तक। इसका प्राइस ऑफ अप्लाइंग इज 74 रुपीज टिल 78 रुपीज। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको हायर प्राइस पे अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 78 रुपीज। अप्रॉक्स 8,000 करोड़ का ये आईपीओ है एंड इट्स गोइंग टू बी लिस्टेड एट बीएसई एंड एनएसई। अब कोटा के बारे में बात करते हैं। क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व किया गया है, रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए 35% एंड एचएनआई के लिए 15%। चलिए अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। करंटली इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है 96.46% की और इस आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग को 76% पे पहुंचा दिया जाएगा। सेबी की रेगुलेशन है कि प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 75% होनी चाहिए एंड अ फ्यू डेज आफ्टर द आईपीओ वो 75% पे आ जाएगी। ये आईपीओ बेसिकली ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं। अब ऑफर फॉर सेल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर पब्लिक को बेचेंगे। ऑफर फॉर सेल के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला कि जो भी पैसा आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जा रहा है, वो कंपनी के शेयर होल्डर के पास जा रहा है, यानी कंपनी के पास 1 रुपए नहीं आ रहा है। सो कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिल रहा है कंपनी को। सेकेंड ड्रॉबैक है इस पैसे से कंपनी अपने ऑपरेशंस को किसी भी वे में इंप्रूव नहीं कर पाएगी बिकॉज कंपनी के पास तो पैसा आ नहीं रहा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक is that offer for sale is an opportunity for the existing investors to sell their stake at a higher price। काफी बार हम ये देखते हैं कि आईपीओस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है प्रमोटर्स के लिए अपना एग्जिस्टिंग स्टेक पब्लिक को एक हाई वैल्यूएशन पे डंप करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली इस आईपीओ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोटर्स ने बहुत ओपनली ये चीज कही है कि वो अपना स्टेक 75% पे मेंटेन करना चाहते हैं और ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लिस्ट करने के लिए लाया जा रहा है। So you don't have to worry in that front when it comes to this IPO. Now let's talk about its sales mix. कंपनी का पूरा रेवेन्यू कौन सी जगहों से आ रहा है। सबसे पहले कंपनी का 45% रेवेन्यू अपीयरेंस यानी कपड़ों से आ रहा है। सेकेंड 27% एफएमसीजी से आ रहा है एंड 28% जनरल मर्चेंडाइज से आ रहा है। एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज में डिफरेंस क्या होता है? एफएमसीजी में आपका डे टू डे एसेंशियल्स जैसे कि खाने पीने का सामान, शैम्पू, सोप वगैरह वो सब आता है एंड जनरल मर्चेंडाइज में आपका थोड़ा सा लॉन्गर शेल्फ लाइफ का सामान जैसे कि छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कारपेट, छोटा मोटा फर्नीचर वगैरह वो सब जनरल मर्चेंडाइज की कैटेगरी में आता है। सो दिस इज बेसिकली द सेल्स मिक्स ऑफ द एंटायर कंपनी। अब थोड़ा बहुत इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इनके एसेट्स के बारे में बात करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, यानी जो भी स्टोर्स इनके पास है ये कोई भी स्टोर्स को ओन नहीं करते, उन्हें लीज पे लेते हैं। अब दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग टू डीमार्ट का बिजनेस मॉडल। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है कि वो अपने सारे के सारे स्टोर्स को खुद ओन करते हैं।
तो इनके पास कंपैरेटिवली एसेट्स थोड़ी कम है, एसेट लाइट बिजनेस है, बट स्टिल यू कैन सी हियर कि ईयर ऑन ईयर इनका एसेट जो है एक स्टडी पेस पे ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 17% का रेवेन्यू जंप इन्होंने देखा। एंड एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ये है कि जो ये कंपनी पूरे के पूरे 2022 में जितना सेल्स कर रही थी, सिर्फ इस साल के हाफ क्वार्टर में ऑलमोस्ट उतनी ही इक्विवेलेंट सेल्स इन्होंने कर ली है। सो कंपनी इज डूइंग अ गुड बिजनेस। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इन्होंने ऑलमोस्ट 44% का प्रॉफिट में जंप देखा है। सो विच इज अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी एक अच्छे स्टडी पेस पे ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी इज करंटली ये कंपनी टोटली डेट फ्री हो चुकी है। 2022 में इनके पास ऑलमोस्ट 500 करोड़ का बोरोविंग्स था जो इन्होंने ऑलमोस्ट पे ऑफ कर दिया है। तो फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड एट दिस पॉइंट। लेकिन कंपनी का मेन एनालिसिस तब होता है जब हम उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। तो अब हम उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखेंगे और उसके मेन कॉम्पिटिटर्स से उसे कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले पीई रेशियो के बारे में बात करते हैं। विशाल मेगामार्ट का पीई इज एट 70। इस इंडस्ट्री के हिसाब से ये पीई मॉडरेट कंसिडर किया जाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे भी नहीं है और बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ट्रेंट और डीमार्ट के पीई से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में तो इसकी काफी ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की। कंपनी के सारे एसेट्स को अगर उसके सारे शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो हर शेयर होल्डर के हिस्से में जिस वैल्यू की एसेट आएगी दैट इज नेट एसेट वैल्यू। अब विशाल की एनएवी डीमार्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, विशाल का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा एसेट लाइट है और वहीं पे डीमार्ट अपने सारे के सारे रिटेल चेन्स को खुद ओन करता है। इसलिए डीमार्ट के बैलेंस शीट में विशाल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एसेट्स है, इसीलिए विशाल की एनएवी डीमार्ट के सामने काफी ज्यादा कम है। हमारा नेक्स्ट मेट्रिक है रिटर्न टू नेटवर्थ। शेयर होल्डर के सारे पैसे के ऊपर कंपनी जितना रिटर्न जनरेट करती है दैट इज रिटर्न टू नेटवर्थ। इस मेट्रिक में विशाल इज क्लियरली अ लूजर क्योंकि विशाल की डीमार्ट और ट्रेंट दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम रिटर्न टू नेटवर्थ है। सो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया फॉर द कंपनी। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री का ही नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम 5 to 7%। डीमार्ट का भी उतना ही है एंड विशाल का डीमार्ट के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर नेट प्रॉफिट मार्जिन है, पर ट्रेडिंग बिजनेस में स्पेशली रिटेल चेन के ट्रेडिंग बिजनेस में 5 to 7% मार्जिन ही बनता है। तो उस हिसाब से ये कंपनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ही परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे मैंने विशाल और डीमार्ट के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आपस में कंपेयर किया है। सबसे पहला है इन्वेंट्री डेज। यहाँ पे विशाल क्लियरली लूज कर रहा है डीमार्ट से। डीमार्ट को सिर्फ 26 डेज लगते हैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्रीज को स्टॉक आउट करने में, और वही चीज विशाल को करने में ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम लग रहा है, 61 डेज। तो यहाँ पे विशाल इज क्लियरली अ लूजर। नेक्स्ट केपीआई के बारे में बात करते हैं विच इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। एसएसएसजी किसी भी रिटेल चेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उसने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितनी सेल्स ग्रोथ की है। इस मेट्रिक में विशाल मेगामार्ट इज क्लियरली अ विनर। डीमार्ट का एसएसएसजी इज जस्ट 5 to 7%। वहीं पे विशाल मेगामार्ट का डबल डिजिट एसएसएसजी है विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। सो ये तो हो गए कंपनी के नंबर्स। अब अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे मुझे दो मेजर ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं। सबसे पहला ये कि जिस टारगेट मार्केट में ये लोग खेल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है विच इज मिडिल क्लास टू लोअर मिडिल क्लास। इस कंपनी के सीईओ ने ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि बिकॉज पिछले क्वार्टर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसकी वजह से इनके इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब इनका कस्टमर बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए ये इस हायर इनपुट कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे एंड अल्टीमेटली इन्हें अपने मार्जिन श्रिंक करने पड़े। सो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक फॉर द कंपनी। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये मार्केट बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। इस मार्केट में आपके लोकल किराने वाले से लेकर के क्विक कॉमर्स ब्रांड जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट से लेकर के बड़े बड़े जायंट्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब compete कर रहे हैं। इसी कंपटीशन की वजह से डीमार्ट ने भी पिछले क्वार्टर में बिलो देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रिलीज किए थे। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि विशाल जैसी कंपनीज को भी ये कंपटीशन बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम। एज ऑफ 9 December while shooting this video, इस स्टॉक पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 24 रुपीज का विच इज 30%।
सो अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ लिस्टिंग गेन ऑफ अराउंड 4000 to 4500 पर लॉट. So, if you want to apply for this IPO, then you can definitely do so for the listing gains. पर long term investment के perspective से I do not recommend adding this stock as of now, considering the situation of FMCG sector in our country right now. अगर हम डीमार्ट की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, आईटीसी की बात करें, तो ये सारे स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है. तो विशाल मेगामार्ट माइट जस्ट बी एन एडिशन टू दिस लिस्ट. अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सही प्राइस रहेगा इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, then you can join our Telegram channel from the link given in the description below. That was it for today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys next time.